आपके सामने जो तथ्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह दरअसल नक्सलवाद नहीं है, वह उनके अपने हकों की लड़ाई है, जिसमें हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ गरीब, दलित, पिछड़े व आदिवासी समुदाय संविधान द्वारा प्रदत्त कानूनी अधिकारों को हासिल करने के लिए खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। देश की संसद व विधान सभाओं में बने कानूनों की रक्षा अथवा उन्हें लागू करने की मांग कर रहे हैं। पहाड़ों, जंगलों, नदियों तथा उनके कछारों पर युगों युगों से आश्रित आबादी को कानून भी मान्यता देता है, लेकिन हाल के वर्षों में उनके इस नैसर्गिक और कानूनी अधिकार पर सामंती पूंजीवादी हमले तेज होते जा रहे हैं। इसके खिलाफ एकजुट होने के प्रयास और विरोध को सरकारें नक्सलवाद का नाम दे रही हैं। होना तो यह चाहिए था कि जनता द्वारा निर्वाचित सरकारें कानून को लागू करने स्वयं आगे आती, लेकिन वह अलग अलग इलाकों में चल रहे जन आंदोलनों को सामंती, आपराधिक व उद्योगपतियों के पक्ष में खड़ी होकर कुचलने का काम कर रही है। आदिवासी इलाकों के पहाड़ों व जंगलों में तथा मैदानों व नदियों में प्राकृतिक संपदा पर आधारित जीवन की रक्षा के लिए स्थानीय गरीब कानूनों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसके विपरीत सरकारों ने इस संघर्ष को नक्सलवाद का नाम देकर आंतरिक सुरक्षा को खतरा बताना शुरू कर दिया है। जंगल, जमीन व नदियों को लेकर उठ रहे सवाल दरअसल करोड़ों करोड़ गरीब जनता की रोजी रोटी और जीवन के अस्तित्व का सवाल है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में हाल फिलहाल के जन संघर्षों अथवा उनको कुचलने का सही सबब रहा है। ऐसी ही स्थिति उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना के द्वाबा में दिखाई दे रही है। द्वाबा इसलिए कि अभी वहाँ की स्थानीय आबादी, खासतौर पर निषाद, पासी और मुस्लिमों ने अपने लिए बनाए गए कानूनों को लागू करने की आवाज़ बुलंद करनी शुरू की है। अन्यथा जंगलों पर आदिवासियों के हक की लड़ाई की ही भांति देश की प्रमुख नदियों पर और उनके कछारों पर हक का सवाल बहुत व्यापक है। लगभग उत्तर भारत की सभी नदियों के मैदानों में यह सवाल सुगबुगा रहा है और देर सवेर दलित शोषित जनता की गोलबंदी तेज होनी ही है। देश की आज़ादी के बाद गरीबों, शोषितों व आदिवासियों के साथ साथ किसानों के भी सवाल आर्थिक आज़ादी से जुड़े सवाल रहे हैं। यही कारण है कि 70 के दशक में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से शुरू हुआ किसानों मजदूरों का आंदोलन भी आर्थिक था और जिसे प्राप्त करना उनका कानूनी अधिकार था। बाद में बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित तमाम राज्यों में जमीन बंटवारे के सवाल पर आंदोलन होते रहे हैं। यह वह कृषि जमीन थी जिसे सरकार ने सीलिंग के माध्यम से प्राप्त की थी, जिसे भूमिहीनों में कानूनन वितरित किया जाना था, लेकिन दबंग सामंती ताकतों की राजनीतिक पकड़ के आगे सरकारें और प्रशासन घुटने टेकता रहा है। हाल के दशकों में बड़े बांधों के निर्माण में विस्थापितों के कानूनी तौर पर विस्थापन संबंधी अधिकार के सवाल खड़े हुए, जिसमें एक अनुमान के अनुसार अकेले 5 करोड़ से अधिक आदिवासियों को विस्थापित होना पड़ा। जंगल जमीन पर अधिकार संबंधी दस्तावेज के अभाव में उन्हें बतौर मुआवजा सिर्फ दर-दर की ठोकरें मिली। फिर सवाल आया आदिवासी इलाकों में खनिज संपदा के दोहन का, जिसमें एक बार फिर आदिवासियों को ही उसकी कीमत चुकानी थी। हालांकि विस्थापन के एवज में पुनर्वास व मुआवजे का कानून होने के बावजूद हमेशा ठगे जाते रहे हैं। आदिवासियों के सामने नर्मदा का कटु अनुभव था। इसी तरह पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम या सिंगूर का मामला हो या फिर उड़ीसा के जगत सिंहपुर, नियमगिरी, क्योज व पुरी में जबरन भूमि अधिग्रहण का ताजा मामला हो, सभी जगह स्थानीय गरीब जनता कानून को लागू करने की ही मांग कर रही है। मांग के तरीके में फर्क हो सकता है। इलाहाबाद और कौशाम्बी जिले के आसपास गंगा व जमुना नदियों के द्वाबे में चल रहे ऑल इंडिया मजदूर किसान सभा का आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है।
यमुना में बालू खनन बहुत पुराना व्यवसाय रहा है, लेकिन उस पर हमेशा से स्थानीय दबंगों, सामंतों और स्थानीय राजनीतिक दलों के नेताओं व सांसदों का दबदबा रहा है, जबकि कानूनन खनन का अधिकार और पट्टा सिर्फ निषादों को ही मिलना चाहिए, लेकिन व्यवहार में ऐसा कभी नहीं हुआ। निषादों के नाम पर ही स्थानीय दबंग पट्टा लेते रहे हैं और मामूली मजदूरी भुगतान पर निषाद बालू निकालने का काम करते रहे। कुछ वर्षों से बालू माफिया ने मशीनों से बालू खनन का काम शुरू किया तो बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए और परिणाम स्वरूप निषादों ने हाल के वर्षों में एक बड़े इलाके में आंदोलन करके बालू खनन की मशीनों को तोड़ दिया। खास बात यह है कि बालू खनन पर पूरे मामले में बीजेपी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी के स्थानीय सांसद और विधायक भी बराबर के हिस्सेदार रहे हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार पुलिस और गुंडों के बल पर किसी भी कीमत पर इस आंदोलन को कुचलने में तत्पर रही है, लेकिन स्थानीय गरीब जनता अपने संघर्ष का हौसले पर भी आगे बढ़ती जा रही है। गंगा नदी घाटी में भी जबरदस्त आंदोलन की बयार चल रही है। गंगा किनारे बसे उजैनी गांव के पास कछार में हजारों एकड़ का टापू बन गया है। इस जमीन का वितरण स्थानीय गरीब आबादी, जिसमें निषाद, पासी और मुसलमान भी शामिल हैं, को वितरित किया जाना मुख्य मुद्दा है। इसके अलावा नदी से मछली पकड़ने व कछार की जमीनों पर खेती का प्रमुख सवाल है। इसको लेकर आंदोलनरत जनता पर पुलिस, पीएसी और सामंती गुंडों ने मिलजुल कर कई हमले किए हैं, लेकिन गरीबों के हौसले में कमी नहीं आई। बीती होली के 1-2 दिन पहले गुंडों ने पीएसी की मदद से गांव पर हमला किया, जबकि सभी घरों के पुरुष फर्जी मुकदमों में या तो गिरफ्तार थे या फरार थे। ऐसे में हमलावरों ने महिलाओं को मारा पीटा ही नहीं, बल्कि पुलिस ने नाबालिग बच्चियों तक को गिरफ्तार कर लिया। कौशाम्बी जिले की घटनाओं की गूंज दिल्ली तक भी पहुंची तो महिला आयोग ने दखल कर बच्चियों व महिलाओं को छोड़ने का निर्देश जिला प्रशासन को वाया राज्य सरकार के भेजा। साथ ही कछार की जमीन पर खड़ी फसल को भी गरीबों को काटने का निर्देश दिया। मीडिया में खबरों को देखते हुए जन हस्तक्षेप ने जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर इम्तियाज अहमद के नेतृत्व में एक जांच दल कौशाम्बी भेजा। जांच दल ने भी वहां मिले तथ्यों पर पाया कि एक तरफ देश भर में मनरेगा के तहत ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो वहीं कौशाम्बी जैसे पिछड़े जिले में गंगा यमुना से परंपरागत रूप से रोजगार पाते रहे लोगों का रोजगार प्रदेश सरकार छीन रही है और यह सब बसपा के सांसद और उसके लोग कर रहे हैं। 20 रुपये स्थानीय दबंगों को देना पड़ता था। इसी तरह मछली पकड़ने के बाद उन्हें जबरन 30 से 40 रुपये प्रति किलो खरीद लिया जाता था, जबकि बाजार में दबंग उसे 100 रुपये से अधिक कीमत पर बेचते थे। 12वीं कक्षा में पढ़ रही रेखा बताती हैं कि लाल सलाम पार्टी के बदौलत आज वह सब कासा के बोझ पर टैक्स और मछली कम कीमत पर बेचने को मजबूर नहीं है। इस तरह हम देख सकते हैं कि गंगा यमुना के मैदान में एक बड़ा जन आंदोलन पनप रहा है, जिसकी सीधी सीधी मांग है कि नदी और उसके तटवर्ती इलाकों की संपदा पर उनको कानूनी अधिकार मिले। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार गरीब जनता को उसके रोजी रोटी के अधिकार से वंचित करने पर आमादा है।